नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सीएए को लेकर देश में समर्थन और विरोध दोनों की तस्वीरें सामने आई हैं। जश्न भी मनाया जा रहा है और विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। सीएए को लेकर गृह मंत्रालय ने कुछ स्पष्टीकरण भी इस बीच दिए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय मुसलमानों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी नागरिकता को प्रभावित करने की वाला कोई प्रावधान इसमें नहीं है। 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों से नागरिकता कानून का कोई भी लेना देना नहीं है। नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, ये बात भी गृह मंत्रालय की ओर से कही गई है। यह चिंता अनुचित है कि सीएए अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को फायदा इससे पहुंचेगा। नागरिकता की योग्यता अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष की गई है। दुनिया भर के किसी भी मुसलमान के भारतीय नागरिकता लेने पर कोई रोक नहीं है। इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ कुछ याचिकाएं भी दायर की गई हैं। एक याचिका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की है, जिसमें नागरिकता संशोधन कानून 2019 के प्रावधानों को देश में लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। आईयूएमएल की इस याचिका में कहा गया है कि नागरिकता कानून के तहत कुछ धर्मों के लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी, जो संविधान के खिलाफ है। इसके अलावा सीएए के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में 2 और भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं। असम में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने अपनी याचिका में सीएए को असम समझौते का उल्लंघन बताया है। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने भी सीएए को रद्द करने की याचिका दाखिल की है। उधर आसू की याचिका में कहा गया है कि सीएए अवैध प्रवासियों को वैध बनाता है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सीएए का विरोध किया है। भाजपा की केंद्र सरकार ने सीए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। 10 साल देश पे राज करने के बाद ऐन चुनाव के पहले इन लोगों को सीए की बात करनी पड़ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। पूरे देश की मांग है कि सीए को वापस लिया जाए। और सीएए को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे विपक्ष के नेताओं पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को झूठ की राजनीति बंद करनी चाहिए। सीए हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं लेगा। सीए कानून का हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में कोई संबंध नहीं है। ये केवल और केवल वो लोग जो अपनी आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि से आए हैं, उनको नागरिकता देता है। तो ये फिर बिना मतलब का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? और सबसे आश्चर्य की बात है कि ये कौन लोग हैं जो रोहिंग्या के पक्ष में खड़े होते हैं और कहते हैं कि उनको अवसर दो, उनको अधिकार दो। सीए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। इस बीच अफगानिस्तान से भारत आए सिख ग्रंथी गुरनाम साहब सिंह ने सीएए पर सरकार के फैसले की प्रशंसा की है। और 92 से हम यही कोशिश में है कि हमारे को हमारा हक जो है मिल जाए, ये नागरिकता जो हमारे को सिटीजनशिप मिल जाए। आज 30 साल या 35 साल से हमारे यही जदोजहद थी, लेकिन मोदी जी ने पहले भी 2-3 साल पहले जो इसका अनाउंसमेंट किया था तो वो लागू नहीं है, लेकिन अभी जो लागू हुआ है हम बहुत खुश है। हम मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम्स थी या हमारी वीज़ा लेने की या हमारी मुश्किलात की, अभी हम सिर्फ वीज़ा लेने जाते थे एफआरओ में तो हमारे से ये मकान मालिक की आईडी लेके आओ, पड़ोसी का साइन लेके आओ, ऐसे बंदे का पासपोर्ट लेके आओ, इंडियन हो। तो आजकल तो भाई भाई की गारंटी भी नहीं करते, तो हमारे पड़ोसी क्या गारंटी करेंगे। देश की मांग और ज़रूरतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
इनमें 2 गुजरात और 1 असम में प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के जरिए भारत को सेमीकंडक्टर का ग्लोबल हब बनने में मदद मिलेगी। देश में गैजेट से लेकर ऑटोमोबाइल तक बाजार की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन सेमीकंडक्टरों के लिए देश आयात पर ही निर्भर रहा है। आज इस कार्यक्रम में ताइवान के हमारे साथी भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए हैं। मैं भी भारत के इन प्रयासों से काफी उत्साहित हूं। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। आज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के 3 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। गुजरात के धौलेरा और साणंद में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हो, असम के मोरीगांव में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हो, ये भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगी। हमने 2 साल पहले सेमीकंडक्टर मिशन शुरू करते हुए इनिशिएटिव लेने की घोषणा की। इसके कुछ ही महीनों में हमारे पहले एमओयू साइन हो गए और आज सिर्फ कुछ महीनों के भीतर हम 3 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास कर रहे हैं। इंडिया कमिट्स, इंडिया डिलीवर्स एंड डेमोक्रेसी डिलीवर्स। कुछ दिनों पहले एनडीटीवी के कार्यक्रम में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के एमडी एलेक्जेंडर स्लाइटर भी शामिल हुए थे। उन्होंने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की प्रगति की तारीफ की थी। India has incredibly sophisticated engineers who design semiconductors. And so I think India has a lot already to take stock of and say, hey, we contribute to a key part of the supply chain and ensuring that there's cutting edge design for chips, regardless of their application. And many of our members, or US members, for example, have investments in India and facilities here that employ thousands of Indian semiconductor designers. So I'm optimistic. And what I would like to see is more packaging, testing, and assembly services come to India, because that's really going to diversify the supply chain. और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी सूची जल्दी ही जारी हो सकती है। एनडीटीवी को कुछ नामों की जानकारी भी मिली है। सूत्रों के मुताबिक बेंगलुरु दक्षिण से तेजस्वी सूर्या और हावेरी से बसवराज बोम्मई उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं बेलगाम से जगदीश शेट्टार, जो हाल ही में कांग्रेस से दोबारा बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्हें और चिक्कोड़ी से रमेश कट्टी को उम्मीदवार बनाया जाएगा। बीजेपी की पहली सूची आपको बताएं कि 2 तारीख को जारी हुई थी। और जो खबर हम आपको बता रहे हैं चिराग पासवान से जुड़ी हुई बड़ी खबर, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, क्या जानकारी आ रही है? ऐसा लगता है कि चाचा भतीजे की लड़ाई में एक बार फिर बीजेपी जो है भतीजे के साथ आ गई है। देखिए, बीजेपी अगर भतीजे चिराग पासवान के साथ आई है तो उसके पीछे बीजेपी का यही आकलन है कि जो
लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास पासवान का जो आधारभूत 6% पासवान वोट है वो चिराग पासवान के साथ है। और ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी है कि अगर आज बीजेपी ने उनके मन मुताबिक, चिराग पासवान के मन मुताबिक उनको 5 सीटें देने पर राजी हुई है, तो उसके पीछे का कारण है कि चिराग ने अपने आधारभूत वोट पासवान वोटरों को एक तरह से समेट कर रखा है। और चिराग पासवान वही शख्स हैं और बीजेपी वही पार्टी है कि 2021 में अगर आपको याद हो तो उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ा गया था और 6 में से चिराग पासवान को छोड़कर 5 सांसद जो थे, वो चाचा जो केंद्रीय मंत्री बने बाद में पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में, उन्होंने अलग से दल बनाया, उनका सिंबल फ्रीज हुआ, चिराग पासवान को अपना घर छोड़ना पड़ा। और उसके बाद चिराग पासवान ने बिहार में एक तरह से पूरी कैंपेन करके या सड़क पर संघर्ष करके उन्होंने बीजेपी को ये मैसेज दिया, बीजेपी के आला नेताओं को और खासकर राज्य के नेताओं को ये एहसास कराया कि जो वोट है पासवान वोट, आपने हमारी पार्टी तोड़ दी। लेकिन मनीष, आपसे संक्षेप में समझना चाहूंगा कि नीतीश कुमार के आपत्ति के चलते ही बीजेपी ने ये चिराग पासवान से इस तरह से रिश्ता तोड़ा था और पशुपति पारस को आगे बढ़ाया था। तो अब जबकि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ है, तो क्या नीतीश और चिराग की दूरियां मिट गई हैं? क्या नीतीश कुमार इस बात के लिए तैयार हो गए कि चिराग पासवान एक बार फिर से साथ में आए और पूरी पार्टी की कमान एक बार फिर से चिराग पासवान को मिल जाए? देखिए, नीतीश कुमार आज की तारीख में किसी भी दल को, खासकर आज की बीजेपी को, अपने टर्म्स डिक्टेट करने के पोजीशन में नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये भी सच्चाई है कि नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने के बाद बीजेपी को अगर चिराग पासवान का साथ मिल जाता है तो बिहार में जो 2019 का परिणाम आया था उसे रिपीट करने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन साथ साथ बीजेपी ये भी जानती है कि नीतीश कुमार कल क्या करेंगे वो शायद उनके अगल बगल के लोगों को भी नहीं मालूम हो। वैसे में वो चिराग पासवान को हमेशा साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि चिराग पासवान न केवल नीतीश कुमार के जाने के बाद उनके साथ रहे, बल्कि एक तरह से अगर आपको याद हो तो 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले रामविलास पासवान जो उनके पिता रहे हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान, पहले ऐसे पार्टी थे या एक पहले ऐसे नेता थे जो खुलकर नरेंद्र संक्षेप में आपसे ये भी समझना चाहूंगा, आपसे छोटा सा जवाब चाहिएगा कि जिस तरह से अभी ये खबरें आई थी कि चिराग पासवान आरजेडी और कांग्रेस के संपर्क में भी हैं, उन्हें भी बड़ी संख्या का ऑफर दिया गया, क्या ये उनके पक्ष में काम किया? क्योंकि बीजेपी को लगा कि चिराग को भी साथ रखना जरूरी है। देखिए, निश्चित रूप से चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं कि जिनको हर दल अपने साथ रखना चाहता है। निश्चित रूप से बीजेपी को ये इस बात का आकलन था कि अगर उन्होंने मन मुताबिक सीटें नहीं दी तो वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि चिराग थोड़े जिद्दी भी हैं। लेकिन सब ये मानकर चल रहे थे कि कम से कम लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन साथ ही एक ये भी सच्चाई है कि जब से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए हैं, चिराग पासवान एनडीए के एकमात्र एलाई हैं जिन्होंने आज तक उनको कॉलोन नहीं किया। यानी कि कॉलोन जब आप करते हैं राजनीति में तो आप एक बुके लेके जाके उनके घर पर मिलते हैं। तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में तल्खी आज भी कायम है। लेकिन इसके बीच में बीजेपी को लगता है कि चिराग एक ऐसे राजनीतिक एलाई हैं जिनका साथ नहीं छोड़ा जाए, इसलिए उनकी बातों को माना गया है। जी अखिलेश, शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर मनीष कुमार बता रहे हैं कि चिराग पासवान को एलजेपी कोटे की सभी 5 सीटें देने की बात बीजेपी की ओर से आई है। एक तरह से रामविलास पासवान की जो विरासत है वो एक बार फिर से चिराग पासवान को मिल जाए, बीजेपी अब इस पक्ष में दिखाई दे रही है। हाजीपुर की सीट से भी चिराग पासवान को टिकट मिल सकता है। वहीं पशुपति पारस को गवर्नर बनाने का ऑफर दिया है और उनके भतीजे प्रिंस को बिहार सरकार में मंत्री बनाने की बात कही गई है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। पुलिस भर्ती से जुड़े पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ के मुताबिक दिल्ली का पुलिस कांस्टेबल और उसके एक मददगार की इसमें बड़ी भूमिका है। कांस्टेबल के मददगार महेंद्र शर्मा को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी रणवीर। तो रणवीर, इसमें क्या क्या कॉन्स्पिरेसी थी, किस तरह से इसको पकड़ा गया है?
देखिए, एसटीएफ ने एक गिरफ्तारी की है हरियाणा के जींद ज़िले से, जिसका नाम है महेंद्र शर्मा। और महेंद्र शर्मा से पूछताछ में जो महेंद्र शर्मा ने बताया है वो बहुत चौंकाने वाला है। उसने बताया कि दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल जिसका नाम है विक्रम पहल ने उसको ऑफ़र किया कि तुम गुरुग्राम के एक रिजॉर्ट में आओ, वहाँ कुछ बच्चों को पढ़ाना है, पेपर हमारे पास आने वाला और इसके लिए 1-2 लाख रुपए तुम ले लेना। उसके बाद ये महेंद्र शर्मा विक्रम पहल के साथ जाता है एक गुरुग्राम के रिजॉर्ट में, और रिजॉर्ट में पहले से करीब 400 लड़के मौजूद रहते हैं। फिर कुछ बसेस में कुछ और लड़कों को लाते हैं और लगभग 1000 के आसपास ऐसे छात्र जिनको एग्ज़ाम देना था यूपी पुलिस भर्ती का, 16 फरवरी को वो गुरुग्राम के रिजॉर्ट में बैठे परीक्षा की तैयारी का इंतज़ार कर रहे थे। फिर वहाँ पेपर पहुँचता है, उस पेपर के बाद बच्चों को डिक्टेट किया जाता है और डिक्टेट करने के बाद वो बच्चे यूपी आते हैं। 18 तारीख की परीक्षा थी, 2 दिन 4 पालियों में परीक्षा हुई। 17 और 18 फरवरी को ये जो पेपर लीक था, ये 18 तारीख को दूसरी पाली का पेपर था और उसके बाद इन 1000 बच्चों को सिखाने पढ़ाने के बाद यूपी भेजा गया। तो यूपी एसटीएफ की जांच में फ़िलहाल हरियाणा के महेंद्र शर्मा की गिरफ्तारी हुई है, जो जींद ज़िले का रहने वाला, और यूपी पुलिस अभी फ़िलहाल विक्रम पहल को ढूंढ रही है जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। और आपको एक जानकारी ये भी दें कि इस पूरे मामले में जो पेपर लीक का मामला है, इसमें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड, इन 4 अलग अलग राज्यों से लगातार यूपी पुलिस संपर्क में है और कोशिश कर रही है यूपी एसटीएफ कुछ लोगों को गिरफ्तार करे। जी शुक्रिया आपका रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले एक कुक की बेटी प्रज्ञा को शुभकामनाएं दी हैं। दरअसल प्रज्ञा को अमेरिका के 2 विश्वविद्यालय कानून और न्याय शास्त्र में मास्टर्स डिग्री में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस चंद्रचूड़ ने प्रज्ञा को सम्मानित करने का फैसला किया है। तो देश की बात में आज इतना ही। नमस्कार।